नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी और आप देख रहे हैं सवाल आज का। मध्य पूर्व में कूटनीति और टकराव एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना हटाने से भी इनकार कर दिया है। वहीं स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर जारी है, जहां युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बातचीत सच में शांति की ओर बढ़ रही है या सिर्फ रणनीतिक विराम है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत चाहता है, जबकि इजराइल सुरक्षा के मुद्दे पर कोई नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। ट्रंप की चेतावनियों, हॉर्मुज जलसमंद में तनाव, लेबनान की स्थिति और खाड़ी देशों की भूमिका ने इस पूरे संकट को और जटिल बना दिया है। आज हम इसी बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे इसका असर दुनिया, तेल बाजार और भारत पर कितना पड़ रहा है और पड़ सकता है। पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल एक बार फिर आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि चाहे अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो या न हो, लेकिन जब तक वह प्रधानमंत्री है तब तक ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू ने यरूशलेम में आयोजित GNAS इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे बातचीत का नतीजा कुछ भी हो, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हाल के सैन्य अभियानों के जरिए इजराइल ने ईरान से पैदा होने वाले उस खतरे को काफी हद तक खत्म कर दिया है, जो भविष्य में उसके लिए अस्तित्व का संकट बन सकता था। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती, तो आज ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका होता। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मिलकर इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई अभियान चलाया, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि इजरायली सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी और जब तक जरूरत होगी तब तक वहां मौजूद रहेगी। उनके मुताबिक यह कदम इजराइल की सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी है। वहीं अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर भी नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं चाहता हूं, जबकि इजराइल में कुछ लोगों को लगता है कि मैं ट्रंप के निर्देशों पर काम करता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही स्वतंत्र और गर्वित देशों के नेता हैं और अपने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीतिक वार्ता से कोई समाधान निकलेगा या फिर मध्य पूर्व में तनाव का नया अध्याय शुरू होगा। रुक करते हैं हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझें कि इन सब बातों को आखिर अब खाड़ी देशों में क्या कुछ होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। और हमारे साथ करोड़ी सिंह है, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया सर समय देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले समय के अंदर, जिस तरह से चेतावनियों का दौर भी लगातार जारी है, बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा बातचीत का जो रुख है, जनरल डायरेक्शन जो है, बहुत ही पॉजिटिव है। अगर हम एक महीने पहले या एक हफ्ता पहले के तुलना करें तो आज की तारीख में बढ़िया चीज क्या हो रही है कि अमेरिका या इजराइल कोई भी बम ईरान पर नहीं गिरा रहे हैं। मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में और भी शानदार चीज, बहुत ही बढ़िया क्या हो रही है कि ईरान भी कोई मिसाइल इजराइल की तरफ दाग नहीं रहा है, ना गल्फ कंट्रीज की तरफ दाग रहा है। हाँ, ईरान को बहुत ज्यादा चिंता है कि सीज फायर होने के बावजूद इजराइल जो है हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। तो पूरा जो टॉक्स है फिलहाल या तो रुका हुआ है, इसीलिए क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो तभी टॉक्स में आएगा जब पहले हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बमबारी बंद करेगा।
दूसरी बात है, इसी के वजह से अब अमेरिका जो है इसराइल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल रहा है। शायद पर्दे के पीछे थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग भी करेगा नेतन्याहू की, कि वो हिजबुल्लाह पर हमला बंद कर दे, चाहे कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए या महज 60 दिन के लिए, बाद में देखेंगे। जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करता हूँ करोड़ी सर का। सर, क्या अमेरिका ईरान वार्ता स्थायी शांति समझौते की दिशा में बढ़ रही है? क्या सोचते हैं आप ऐसा? देखिए, स्थायी शांति को लेके तो बहुत से संदेह हैं, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है और जिस तरह का तेल अवीव, तेहरान और वाशिंगटन में माहौल बन रहा है, उससे लगता है कि कुछ न कुछ बातचीत बन सकती है। क्योंकि बातचीत में दो तरह के मुद्दे हैं। एक तो युद्ध से उत्पन्न हुए मुद्दे हैं, ये मैंने पहले भी कहा है। उनमें होर्मुज है और लेबनान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, दोनों ही युद्ध से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरे हैं जो मूलभूत मुद्दे हैं जिनकी वजह से युद्ध हुआ था। तो दोनों को हम अलग करके देखें। अभी जो बातचीत चल रही है वो प्राइमरीली ये है कि 60 दिन तक हम बातचीत करेंगे, इसको स्थायी करेंगे 60 दिन तक। और अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो होर्मुज को लेके और लेबनान को लेके बातचीत है। लेबनान का जो सीज फायर का मुद्दा है वो पहला पॉइंट है, जिसमें 14 पॉइंट का जो एक समझ पत्र तैयार हुआ है, जिसके बेसिस पे बातचीत होगी। तो लेबनान को लेके कतर ने और अमेरिका ने 2-3 दिन पहले सीज फायर का समझौता करवा दिया था हिजबुल्ला और इजराइल में। क्योंकि पहले अमेरिका ने जो वाशिंगटन में सीज फायर समझौते करवाए थे 4 बार, वो लेबनान और इजराइल के बीच में थे, हिजबुल्ला के बीच में नहीं थे। लेकिन उसका भी इजराइल वायलेशन कर रहा है, निरंतर रूप से स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन जो स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई उसके लिए एक सहमति बनी है, वो ये है कि डी इन्फ्लेक्शन मैकेनिज्म बनाई जाए, जिससे लेबनान में जो हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो। तो डी इन्फ्लेक्ट कॉन्फ्लेक्शन जो मैकेनिज्म है, डी कॉन्फ्लेक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से इवोल्व होता है, ये अभी देखना है। तो ये एक सकारात्मक लग रहा है। दूसरी तरफ है, होर्मुज को लेके भी अभी कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन मीनवाइल ट्रंप साहब की जो स्टाइल है, उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे दिया कि मैं भी टोल लगाऊंगा, और उधर उनको भी ये कह दिया कि ईरान है वो हिजबुल्ला को कंट्रोल करे, हिजबुल्ला का समर्थन नहीं करे। नॉर्मली जो बातचीत होती है उसमें कोई भी पार्टी होती है वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन ये ट्रंप साहब की स्टाइल है, वो जब भी किसी भी मामले में ट्रेड को लेके बातचीत होती थी तब भी वो स्टेटमेंट देते हैं ऐसे, तो उसको हम छोड़ दें। तो ये जो ट्राइंगल है इजराइल, वाशिंगटन और तेहरान, इसको हम किस तरीके से समझें। इसमें देखिए, अमेरिका ने जो व्हाइट हाउस ने ये 14 पॉइंट है वो कांग्रेस को फॉरवर्ड कर दिए, भेज दिए हैं। कांग्रेस अभी कोई ज्यादा एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है या नहीं लेना चाहती। बाई पार्टीजन एक कंसेंसस है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, समझौते की तरफ बढ़ते हैं। तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ट्रंप की जो आर्ट ऑफ द डील का है वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से डील होता है। ईरान में यह है कि अमेरिका, ईरान का इंटरेस्ट सर्व होता लग रहा है। ईरान इज द विनर, क्योंकि होर्मुज को लेके भी और जो ईरान के जो फंड्स हैं उनको डीफ्रीज करने, रिकंस्ट्रक्शन की बात के फंड्स को मोबिलाइज करने, ये सब बातें हैं। तो ईरान भी इसको अच्छी स्थिति में मान रहा है कि अगर समझौता होता है तो अच्छा है। क्योंकि इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ईरान की संप्रभुता, स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये हो जाता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर आर्म तो नहीं बनाएगा। ये तो ईरान बार बार कह रहा है मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो अपना न्यूक्लियराइजेशन का मामला है, अपनी एनर्जी के लिए वो अधिकार सरेंडर नहीं करेगा। ये सेकंड पॉइंट में आ जाता है। तेहरान में स्थिति है कि वहां एक कंसेंसस है जो इस पूरी प्रक्रिया से सहमत नहीं है, और इसकी वजह से अमेरिका, वाशिंगटन और तेल अवीव में कुछ स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस इसलिए हैं
कि ट्रंप चीटेड फील कर रहा है, क्योंकि जिस समय युद्ध में इन्वॉल्व हुए थे उसमें यह प्लान था कि 2 दिन में ईरान कोलैप्स हो जाएगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे गलत समझाया गया, विशेष रूप से इजराइल द्वारा, क्योंकि ईरान कोलैप्स नहीं हुआ। और उसमें पार्टी थे हेग्सेथ और रूबियो, जो उनके इजराइल के जो प्रेजेंटेशन था उसके साथ थे। जेडी वेंस थे उसके समर्थन में नहीं थे। इसलिए अब ट्रंप साहब ने जेडी वेंस को आगे किया है और इजराइल पे दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे बिना कुछ नहीं है, जो कुछ आपकी स्ट्रेंथ है वो अमेरिका की वजह से है, दुनिया में आपके साथ कोई नहीं है। तो वो कितना दबाव बनाते हैं, लेकिन इजराइल में कंसेंसस है, वो इस समझौते की जो प्रक्रिया है इससे सहमत नहीं है। तो वो कितना सैबोटाज कराएंगे। मुझे लगता है कि साहिल एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले ये कहा गया था कि समझौते के शुक्रवार को सिग्नेचर होंगे स्विट्जरलैंड में, ये आज मीडिया में था, लेकिन बुधवार को पहले ही सिग्नेचर हो गए। ये इसलिए हुआ कि मोसाद को बिल्कुल डार्क में रखना चाहते थे, क्योंकि मोसाद किसी भी स्टेज पे इसको सैबोटाज कर सकती थी। इसलिए कतर, पाकिस्तान ने और अमेरिका, ईरान ने, चारों ने ये इसके लिए एक सेफ्टी मेजर्स लिए कि कहीं इजराइल को, मोसाद को मालूम नहीं हो, नहीं तो वो किसी भी स्टेज पे सैबोटाज कर सकता है। और इसलिए अभी मुझे लगता है कि इजराइल क्या किस तरीके से सैबोटाज कर सकता है अमेरिका से हटके, ये देखने लायक स्थिति है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा सैबोटाज कर पाएगा, लेकिन आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है आगे बढ़ना, उससे भी ज्यादा। लेकिन आप और हम ये आशा करते हैं कि एक अमन का स्टेब्लिश हो और पूरी दुनिया जिससे नकारात्मक तरीके से प्रभावित है, दुनिया परेशान है, तो पूरी दुनिया के लिए ये अच्छा होगा, केवल इजराइल, अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, ये वहां के क्षेत्र के लिए भी नहीं। और एक लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहूंगा कि जो स्विट्जरलैंड में बात हो रही है उसके पैरेलल वहां काहिरा में जो 4 हैं जिसको R4 नाम दिया है, रीजनल 4, उसमें टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इजिप्ट, ये चारों मिलके एक क्वेड बना रहे हैं। और ईरान ये चाहता है कि यहाँ से अमेरिका निकले इस क्षेत्र में। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए ये 4 हैं, एक रीजनल फोर्स बनेंगे जो वहाँ की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, वेस्ट एशिया की को। अगर ऐसा मैकेनिज्म आगे बढ़ता है, क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति ने ये कह भी दिया कि इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है R4 की, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात है। तो मुझे लगता है कि ईरान की जो डिमांड है कि अमेरिका यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहे, अमेरिका कौन होता है गारंटी देने वाला, तो ये रीजनल 4 अगर कुछ आगे प्रोग्रेस करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दिशा में कदम होगा। जी साहिब। ठीक है सर, मैं करता हूं दोबारा रुक आपका, मैं रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का। सर, क्या इजराइल का लेबनान में सेना बनाए रखना सैन्य दृष्टि से जरूरी है? हिजबुल्लाह की वर्तमान सैन्य क्षमता को आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ साहिल, देखो हिजबुल्लाह की जो वायर फाइटिंग युद्ध लड़ने की क्षमता है वो काफी घटी है। अब मिलिट्री पॉइंट से देखें तो हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट जो हैं, लॉन्ग रेंज बोला तो जिनकी रेंज 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर है, जिसमें वॉरहेड भी थोड़ा बड़ा लगता था, 5 किलो 10 किलो, खत्म हो गए हैं नहीं। तो हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले नहीं कर सकता। हाँ, मिलिट्री पॉइंट से देखा जाए तो हिजबुल्लाह के पास अभी शॉर्ट रेंज रॉकेट्स काफी सारे बचे हैं, जिनकी रेंज महज 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होती है, और इनमें वॉरहेड जो है हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट वो भी छोटा ही होता है, महज 1 किलो 2 किलो। तो हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर हमले नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है। ये जो पश्चिमी मीडिया है ये सबको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है। नहीं, हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स ही नहीं बचे हैं जो कि इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल पर हमला करने के लिए आपको रॉकेट चाहिए ना जो 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जा सके। पहले थे, अगर हम देखें पहले थे। दूसरी चीज देखो, इजराइल के
ऊपर हिजबुल्लाह जब हमला करना चाहता है अपने छोटे छोटे रॉकेटों से, क्योंकि उनके पास बड़े रॉकेट है नहीं, तो वो महज 10 किलोमीटर या बस 20 किलोमीटर जा सकते हैं। उनमें वॉरहेड बहुत छोटा सा होता है। ये हमारे चांदनी चौक में दिवाली के पटाखे मिलते हैं ना 100 रुपए में, वैसे वॉरहेड होते हैं। कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ 2 इमारतों के शीशे चटक जाते हैं बस। तो हिजबुल्लाह इस तरह के हमले किसके ऊपर कर रहा है? कर रहा है जो लेबनान के अंदर इजराइल की फौजें हैं। इजराइल, देखिए लेबनान और इजराइल के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं ब्लू लाइन। उसके उत्तर में आएंगे आप 20 किलोमीटर तो आपको एक नदी मिलेगी, लिटानी रिवर। तो इजराइल की जो फौज है जिसे हम आईडीएफ बोलते हैं, वो लिटानी रिवर तक पहुंच चुकी है, और लिटानी रिवर तक उसने सैनिटाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया है कि वहां कोई हिजबुल्लाह रहेगा नहीं। तो अब हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी रिवर के भी उत्तर में चली गई है। एक और नदी है जहरानी नदी। तो जहरानी नदी जो है, अब इजराइल जो है कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को जहरानी नदी से भी उत्तर में धकेल दिया जाए। तो हिजबुल्लाह के पास जो हमले कर रहे हैं हिजबुल्लाह, वो किसके ऊपर कर रहे हैं? ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये इजराइल यानी आईडीएफ की वो टुकड़ियां हैं जो कि लेबनान के अंदर घुस गई हैं, दक्षिण लेबनान के अंदर घुस गई हैं। अब वहीं पे इनका गांव है, दक्षिण लेबनान में शिया लोग रहते हैं, वहीं पे इनके गांव हैं, कस्बे हैं। तो जो दक्षिण लेबनान के लोग हैं उनको क्या लगता है कि हिजबुल्लाह उनको बचा रही है, किससे? आईडीएफ के हमले से। अच्छा, बाय द वे साहिल, मैं आखिरी सेंटेंस में बोलता है, ये हिजबुल्लाह है क्या? ये पश्चिमी मीडिया ऐसे बोलती है जैसे कि हिजबुल्लाह कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम सोचते हैं कि 404 इन्फेंट्री डिवीजन और उनका एक वो एरिया है, जैसे स्कूल का कंपाउंड होता है और वो कॉलेज का कंपाउंड होता है। नहीं, हिजबुल्लाह घर घर में है, उनकी कोई मिलिट्री यूनिट नहीं होती है। किसी घर से पिताजी हिजबुल्लाह में है, किसी घर से भाई हिजबुल्लाह में है, किसी घर से बेटा हिजबुल्लाह में है, किसी घर से हस्बैंड हिजबुल्लाह में है। वो सुबह अपनी माँ के हाथ की रोटी खाता है, 8-9 बजे लड़ने चला जाता है और रात को 7-8 बजे वापस आ जाता है, आके अपने माँ के हाथ की रोटी फिर से खाता है। तो लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सोशल फिनोमिना वहां पर यह है कि गांव के लोग सोचते हैं कि इजराइल के हमले से उनको कौन बचा रहा है? इसका बेटा, उसका भाई, उसके पिताजी यानी हिजबुल्लाह। जी साहिल। जी ठीक है सर, काफ़ी अहम बातें रखी हैं आपने। मैं रुक करता हूँ, दोबारा आपका रुक करता हूँ करोड़ी सरकार। सर, नेतन्याहू के बयानों को देखें अगर हम, तो अमेरिका इजराइल संबंधों में क्या नज़र आता है आपको, और क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रणनीतिक मतभेद जो है वो अब बढ़ता जा रहा है? देखिए साहिल, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्या इजराइल और अमेरिका के बीच में अब अदावत होगी? मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में अदावत होगी। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इजराइल, अमेरिका के बिना इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि जितनी मदद अमेरिका देता है इजराइल को, अमेरिका किसी भी देश को इतनी मदद नहीं देता है। जो सैनिक मदद देता है वो भी फॉरेन मिलिट्री जो फैसिलिटीज फंड हैं उसके थ्रू देता है, तो वो भी बेचता नहीं है, अमेरिका फ्री में देता है इजराइल को। तो इतनी मदद जो देश देता हो उससे नाराज होके इजराइल इतना छोटा है, इजराइल की पॉपुलेशन तो जितनी भारत की पश्चिमी एशिया में पॉपुलेशन है उसके बराबर है लगभग। तो इतनी छोटी पॉपुलेशन में इजराइल क्या ईरान से लड़ेगा, क्या किसी हिजबुल्लाह से लड़ेगा? नहीं लड़ सकता बिना अमेरिका के सपोर्ट के। और इसीलिए ट्रंप ने उनको धमकाया भी है, प्रैक्टिकली उन्होंने कहा आपका मेरे बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, सब आपके विरोधी हैं। तो आप अकेले दुनिया में पढ़ के किस तरह से थ्राइव करोगे, ये संभव नहीं है। लेकिन नेतन्याहू की अब मजबूरी यह है कि जो ही वो हटेंगे, आगे चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में हार जाएंगे, तो उन पे डबल आरोप हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, डोमेस्टिक लेवल पे उन पे करप्शन के बहुत चार्जेस हैं। तो निश्चित रूप से उनका जेल जाना लगभग तय है, क्योंकि जीतना मुश्किल लग रहा है। तो नेतन्याहू की व्यक्तिगत समस्याएं हैं
और फिर इजराइल के अंदर जो समस्याएं हैं, वहां एक तरह के ज्यूज नहीं है। जो डोमिनेशन है वो जो यूरोप के ज्यूज हैं, इधर ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप के जूज हैं वो हैं, दूसरी तरफ पुर्तगाल और स्पेन वाले जूज हैं, और तीसरा अरब जू हैं, चौथा अफ्रीकन जूज हैं। अब वहां पे सेना में लोग आना नहीं चाहते, और जो अफ्रीकन और जो अरब के जूज हैं उनको वहां के दूसरे जूज हैं वो सेकंड क्लास मानते हैं। तो इतनी छोटी पॉपुलेशन में भी इतने डिवीजन हैं। जो डोमिनेशन है वो यूरोपियन जूज का है, माइनस स्पेनिश और पुर्तगीज जूज के, तो उनका डोमिनेशन है। तो अंदर भी डिसकंटेंट है और लोगों ने कह दिया हम सेना में नहीं जाएंगे। तो अंदर जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे नेतन्याहू बिना अमेरिका के सपोर्ट के, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ भी कह दिया कि मैंने तेरे को बचाया है, और इजराइल के प्रेसिडेंट से कहा कि इनके जो आरोप हैं करप्शन वगैरह पे उनको पार्डन कर दो, माफ कर दो, उनको समाधान कर दो। और फिर वो नेतन्याहू अमेरिका से लड़ने की या नाराज होने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की नाराजगी इसलिए हुई जब ये रिपोर्ट आई कि पेंटागन में मोसाद है, वो जासूसी करता है। जो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर हो, जो आपके साथ हर हालत में हर मौसम में खड़ा रहता है, उसके यहाँ आप जासूसी करते हो पेंटागन में, उससे मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि वो इजराइल पे नाराज हुए हैं, मुझे लग रहा है वो हेक्सेट और रूबियो के ऊपर भी बहुत नाराज है, क्योंकि ये इजराइल के अर्डेंट सपोर्टर हैं और इसीलिए जेडी वेंस को आगे आगे किया है। तो नाराजगी स्वाभाविक है, जो आपके साथ हर हालत में अच्छे और बुरे दिन में खड़ा है, उसके यहाँ आप जासूसी करते हो पेंटागन में, तो मोसाद उस लेवल तक चला गया है। तो निश्चित रूप से डिफरेंसेस तो हैं सार, लेकिन इजराइल के समर्थन की जो लॉबी है और इजराइल जो वहाँ के जूज, अमेरिकन जूज हैं जो वहाँ की पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं, उसको कैसे ओवर रूल कर पाएगा ट्रंप, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इजराइल से नाराजगी हो सकती है, इजराइल को नियंत्रण कर सकता है, लेकिन जो जूज की लॉबी है वहाँ, जो फाइनेंस करती है वहाँ की पॉलिटिक्स को जिताने और हराना, उनको वो तय करती है, फंड्स देना वो तय करती है। उसके प्रभाव से ट्रंप कैसे निकलेंगे और कैसे वो इजराइल को मैनेज कर पाएंगे, एक लिमिट के आगे कितना दबाव बना पाएंगे, ये देखने लायक चीज है। और अब अगर इजराइल फिर भी वो लड़ना चाहता है मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल का कितना बुरा हाल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अमेरिका हर हालत में निकलना चाहता है। मुझे लगता है कि अमेरिका को ये लग रहा है कि उसको वार में फंसा दिया गया इजराइल और मोसाद के द्वारा, तो वो सो निकलना चाहता है। तो अब जो मेन पार्टी है, लड़ाई तो किसकी है, अटैक किसने किया था, एग्रेशन किसने किया था, ईरान पे इजराइल ने किया था। तो पूरी प्रक्रिया से, समझौते की प्रक्रिया से अलग रखा है। तो क्या अमेरिका और ईरान समझौता करके निकल जाएंगे और इजराइल वैसे ही हालात में रहेगा और फिर उनका आपस में डिफरेंसेस चलते रहेंगे ईरान के साथ? तो ये देखने लायक है। वो इजराइल कभी नहीं चाहेगा और न जो जूज लॉबी है अमेरिका में वो भी नहीं चाहेगी। तो अमेरिका की जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अगर इजराइल को छोड़ दिया तो वहाँ भूचाल की स्थिति बन सकती है। जी साहिब। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका और करता हूँ कैप्टन देवाना सर का। सर, क्या अमेरिका और इजराइल की जो रणनीति है वो आपको पूरी तरह एक जैसी लगती है? हाँ साहिल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अमेरिका और इजराइल की जो रणनीति है बहुत ज्यादा फर्क है। इजराइल जो है, नेतन्याहू का जैसा स्वभाव है, इजराइल की रणनीति है कि ईरान पर या कोई भी शत्रु है उस पर बम गिराओ और बम गिराओ और बम गिराओ और बम गिराओ, जब तक कि वो नेस्तनाबूद नहीं हो जाता। क्योंकि नेतन्याहू सोचते कि बम गिराना ही असली मकसद है। लेकिन नेतन्याहू समझ नहीं रहे हैं, जो कि हम सब जो मिलिट्री में रह चुके हैं, कि बम गिरा के आप सिर्फ
दुश्मन को हरा नहीं सकते, दुश्मन को आप पस्त नहीं कर सकते, बॉम्ब गिराकर आप दुश्मन को घुटने में कभी नहीं ला सकते। हम फौज में, हमें मालूम है बॉम्ब गिरा के क्या होता है। सिर्फ आप एक माहौल तैयार करते हो जिसमें दुश्मन आपके टर्म्स एंड कंडीशन में आकर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है। जी ये नेतन्याहू को मालूम है, लेकिन नेतन्याहू इसको मान नहीं रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे ताकि उनके पास कोर्ट केस ना हो। उनके ऊपर 5-5 भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनकी मिसेस पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर तो खुद शिनबेट, जो उनकी डोमेस्टिक स्पाइंग एजेंसी है, उसके रिटायर्ड ऑफिसर्स ने कोर्ट केस किया हुआ है, ये कह के कि जब वो बता रहे थे बार बार 7 अक्टूबर 2023 के पहले कि हमास हमले करने वाला है, तो नेतन्याहू ने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या डिफेंसिव मेजर्स नहीं लिए। तो नेतन्याहू अपने बचाने के लिए बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। देखिए, अमेरिका जो है उसको मालूम है कि अगर दुनिया के सारे देश जो त्राही त्राही हो रही है उसको कम नहीं किया गया, देखिए कोई भी दुनिया का देश जो सफर कर रहा है इस वक्त कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल की कमी से, वो कोई भी अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये एक अद्भुत फिनोमिना है। G7 देश में अभी मीटिंग हुई, किसी ने अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया हुआ। मार्को रूबियो इंडिया में आ गए, बड़े बड़े नेताओं से मिले, किसी ने अमेरिका से कुछ नहीं कहा। अभी माहौल ऐसा है कि एशिया के जितने देश हैं जो कि अपना कच्चा तेल ज्यादातर पश्चिम एशिया से लाते हैं, उनके प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कई जगह किंग है थाईलैंड, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि बहुत जल्दी ही मामला बदल सकता है, क्योंकि इन सब देशों में विद्रोह हो सकता है। देखो साहिल, ये जो एशिया के देश हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रोज फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हुजूर आपने हमें लड़ाई में फंसा दिया, हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल की कीमत 40% क्या 80% बढ़ गई है। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, जो कि अमेरिका के प्रिय मित्र हैं, फिलीपींस अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमत, गैस की कीमत डबल हो गई है। जनता सड़कों पे आने वाली है, वो पैलेस में घुस जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट के सड़कों पर लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। उनकी आर्मी को बचाना पड़ेगा अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, तो इसलिए उनका क्या है, वो बम नहीं गिराना चाहते, अभी वो बातचीत करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं करता हूँ करोड़ी सर का। सर, क्या तेल बाजार में फिर बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर? देखिए, ये तो साहिल उस पे डिपेंड करेगा कि समझौते की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। तो अभी ऐसी सूचना आ रही है कि कुछ कमेटियां बनाने पर सहमति बनी है कि अलग अलग, जैसे न्यूक्लियर इश्यू पे बनाना है या जो उनके फंड्स रिलीज करने हैं उन पे, क्योंकि सबके पर एक साथ बातचीत नहीं हो सकती। जो बातचीत हुई है अभी, उसमें अलग अलग ग्रुप बनाने, उसको कमेटी कहें या ग्रुप कहें, वो बनाकर फिर आगे बढ़ने की बातचीत है। तो इसको मुझे लगता है वो सिस्टेमेटाइज कर रहे हैं बातचीत को। और अगर सिस्टेमेटिक तरीके से बढ़ती है, अलग अलग ग्रुप बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आणविक इश्यू है, जो परमाणु इश्यू है, उसको डील किया जाए, किस तरह से होर्मुज को इश्यू है उसको डील किया जाए, तो उस तरीके से अगर बातचीत बढ़ रही है, जिस तरह व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि ये उस पर डिपेंड करेगा। और अगर बातचीत सही दिशा में बढ़ती है तो मुझे लगता है कि दुनिया के सामने एक राहत की सांस होगी कि अगर होर्मुज खुल जाता है, क्यों जो कमेटी होर्मुज को डील करेगी, वो अगर खोलने का अमेरिका और ईरान दोनों अगर विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ट्रंप दूसरी तरफ वो धमकी दे चुके हैं कि मैं भी टोल लगाऊंगा। तो इस तरह की, जिस तरह की विमर्शिकल बातें वो कर रहे हैं, तो उससे कहीं वो होर्मुज के हालात को बिगाड़ न दें, क्योंकि फिर ईरान है वो व्यवस्थित तरीके से चलता है, वो कहेगा हम तो नहीं खोलेंगे अगर आप टोल लगाओगे, आप अपना ब्लॉकेड रखोगे। तो दोनों का एक साथ ब्लॉकेड किस तरीके से खोला जाए। अभी तक की पहले बातचीत थी वो ये थी कि 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए होर्मुज खोल देंगे, लेकिन उसके बाद ईरान अपनी व्यवस्था लागू करेगा, वो ओमान से मिलके हो सकती है, उस दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे निश्चित लग रहा है
कि 28 फरवरी से पहले की स्थिति में होर्मुज नहीं रहेगा, कोई न कोई व्यवस्था लागू होगी, चाहे वो नॉमिनल ही क्यों न हो, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी के लिए या कोई सुविधा देने के नाम पे हो, तो कोई न कोई व्यवस्था होगी। वो अमेरिका एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, तो होर्मुज खुल जाता है तो दुनिया के लिए राहत की सांस है। और मुझे लगता है कि अभी तक की स्थिति ऐसी लग रही है। ईरान नाराज है, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है जो प्रोवोकेटिव, लेकिन मुझे लगता है विड्रा नहीं करेगा अभी ईरान आज की स्थिति में समझौते की प्रक्रिया से, क्योंकि पाकिस्तान और कतर दोनों जिस तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, मीडिएट भी कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि आगे के दौर की बातचीत किस रूप में होती है। मुझे लगता है ये अलग अलग ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप्स में बातचीत होगी और फिर धीरे धीरे एक कंपोजिट एग्रीमेंट होगा, वो लास्ट में हो सकता है अगर डीरेल नहीं होती है तो, क्योंकि इजराइल निरंतर रूप से प्रयास करेगा कि इसको डीरेल किया जाए किसी न किसी रूप में। और अगर बाई चांस इजराइल स्ट्राइक कर देता है ईरान को, तो वहां अमेरिका के सामने धर्म संकट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पे ये दबाव रहेगा और एक जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ओब्लिगेशन है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो अरब एरिया में या जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है। क्योंकि जो बेसिक चीज है वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल की सुप्रीमेसी हो इस क्षेत्र में और ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की सुप्रीमेसी बने रहे और इजराइल उसका एक पार्टनर हो। और इसके लिए ईरान अगर चैलेंज के रूप में रहता है तो वो इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल ये बार बार कह चुका है कि अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इजराइल के सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस रणनीतिक हित है उनको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एडवेंचर इजराइल करता है तो अमेरिका के सामने बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। लेकिन ट्रंप हर हालत में अब निकलना चाहते हैं। वो अमेरिकन को ये कहते हैं कि विन विन की सिचुएशन है, हमने ईरान की सेना को खत्म, नेवी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया है। और वो ये भी कह चुके हैं कि पहले जनरेशन की लीडरशिप खत्म हो गई है, दूसरी लाइन भी खत्म हो गई है, तीसरी में हमने आधा खत्म कर दिया, आधी लीडरशिप। अब तो जो लीडरशिप है बहुत ही कोऑपरेटिव लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, उसके साथ समझौता हो सकता है। तो वो अमेरिका को एक अमेरिका विन विन एक जीत का एक तबसरा दे सकता है कि हम जीत के आए। उसी तरह से ईरान भी अपनी जनता को जीत की आश्वासन दे सकता है कि हमने अपनी राष्ट्र की संप्रभुता स्वतंत्रता खत्म नहीं की है, हम इंटीग्रेटेड है, हमारे फंड्स रिलीज हो रहे हैं। तो दोनों जीत की बात कर सकते हैं, जीत के झंडे फहरा सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए मुश्किल होगा कि वो जीत कैसे दिखाएगा। तो अब इजराइल और मोसाद क्या करते हैं ये उनके एटीट्यूड पे या उनके एक्शन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये समझौता आगे बढ़ता है। ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अभी समझौता हो जाए, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है और इजराइल को पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया है, वो डेलिब्रेटली रखा गया है। क्योंकि देखिए कायरा में अभी जो बातचीत है क्वेट की जो R4 हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन को इश्यू की बात की है कि पैलेस्टाइन जब तक नहीं बनेगा तब तक शांति नहीं होगी। ये विदेश मंत्री ने इसी समय कहा है जब स्विट्जरलैंड की बातचीत चल रही है। अमेरिका इसीलिए इजराइल को नहीं लाया कि इजराइल आते ही पैलेस्टाइन का इश्यू आएगा, और पैलेस्टाइन का इश्यू आ गया ने तो पैलेस्टाइन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देना अमेरिका के लिए और इवन इजराइल के लिए मुश्किल है। जबकि स्पेन ने दे दी है, पैलेस्टाइन का दूतावास खोल लिया है स्पेन ने। यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि पैलेस्टाइन एक देश बने, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों साथ साथ रहें। यही एकमात्र विकल्प है फाइनल समाधान के लिए, एक ड्यूरेबल और कंड्यूसिव पीस के लिए। उसके लिए अमेरिका और इजराइल में कैसे सहमति बनती है ये देखने लायक है, जो अंतिम शांति है। लेकिन अभी वाली समझौते की प्रक्रिया अगर सही चलती है तब वो तब तक चलेगी जब इजराइल कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, अपना एक्शन या एडवेंचर नहीं करेगा। जी साहिल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए, काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव आने वाले समय के अंदर मिलते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। कुलदीप सिंह सर आपका भी, और ग्रुप कैप्टन के सर आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए आपका बहुत बहुत। तो मध्य पूर्व का ये संकट अब सिर्फ इजराइल, ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये क्षेत्र स्थायी शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक नए और बड़े संघर्ष की तरफ। फिलहाल दुनिया की नज़र स्विट्जरलैंड की वार्ता और मध्य पूर्व के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई है। दास न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।